मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग क्या हुआ कहीं और ज्वाइन कर लिए। व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लिए। एक्चुअली एक ट्रेनिंग ग्रुप बनाए हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा उनको सही से सिखाते हैं शेयर मार्केट का और मोस्टली ऑप्शन का। और तो कह सकते हो कि ये मीटिंग जो उनके ऊपर ही फोकस है, क्योंकि उसमें बहुत से न्यू कमर हैं। और हमारा ये है कि उनको हम कितनी अच्छी चीज़ें सिखाएं जिससे वो बेटर इन्वेस्टर बन सके और गलती ना करें और लॉन्ग टर्म में रहे मार्केट में। और लॉस, मेन मुद्दा है कि लॉस ना करें। तो होपफुली वो भी व्हाट्सएप पे जुड़ गए थे, अब वहां से हट के यहाँ पर आ गए होंगे। हाँ, तो गुड। जस्ट एक बताने के लिए, को जो ग्रुप है जुलाई में हम उनको ट्रेन करेंगे, जो उसमें हमको थोड़ा अच्छे बच्चे लगेंगे, स्टूडेंट लगेंगे कि आगे से करने के लिए रेडी हैं। तो उनको हम अगस्त वाले ग्रुप में प्रमोट करेंगे, जहाँ पर उनको हम थोड़ा डेप्थ नॉलेज देंगे कि टेक्निकल्स में कैसे वर्क होता है, स्ट्रेटजी में कैसे वर्क होता है। बट अभी जस्ट जुलाई में फिल्टर करेंगे कि हो सकता है बहुत से इनएक्टिव लोग हों जिनको कुछ लर्न नहीं करना हो, बस वो जैसे अदर ग्रुप है ज्वाइन कर लेते हैं और मतलब गस्ती के लिए। एक्चुअली शेयर मार्केट ये समझना जब एक बहुत सीरियस बिजनेस है। और जितना आप और हम जो भी एजुकेशन पढ़ाई किए हैं, बीटेक किए हैं, एमएस किए हैं, मास्टर किए हैं, एमबीए किए हैं, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जितनी आपने अपनी सीरियसनेस कोई जॉब पाने के लिए दिखाई होगी या तो अपना करियर बनाने के लिए, उससे ज़्यादा सीरियस यहाँ होने की ज़रूरत है। तभी जाके आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। और यदि उस तरह से नहीं कर पाते हो तो फिर मुश्किल है। मतलब आप ब्लेम कर सकते हो किसी को भी, बट इवेंचुअली आप कमाओगे नहीं। और तो ये है कि हो सकता है कि इस मीटिंग में बहुत लोग आए जाएं, कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई आता है जाता है तो उसकी मर्जी है, क्योंकि एट द एंड उसे घर की रोटी दाल चावल वही चला रहा है। हम नहीं चला रहे हैं। तो सबसे मेन चीज है कि अभी एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज, कि आपका पहले चीज कि कैसे शेयर मार्केट ऑर्गेनाइज है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो चैट में लिखिएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे दिखेगा तो मैं सब क्वेश्चन लिख अभी से ही चाहे तो आप इतना लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली अलाउड नहीं कर रहे हैं किसी को बोलने के लिए, तो आप चैट में ही लिखिएगा तो मैं उठा लूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। बहुत डिटेल में कवर करूंगा तो टेंशन मत करिएगा। कहीं पर कोई भी होगा तो एक छोटी छोटी बारीकी लेंगे। तो हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो कि आपके लिए बहुत नया लगे, लेकिन आपके हो सकता है आपके लिए बहुत सब कुछ जानते हो। बट ये सोचिएगा कि आज के क्लास में वो लोग भी हैं जो ट्रेनिंग ग्रुप में आए, उनको कुछ भी मार्केट के बारे में नहीं पता। उनको सिर्फ टीवी वाले चाचा या तो जो फ्रॉड टाइप के ग्रुप हैं जो उन्होंने बताया है उसी दर पे जानते हैं। और मुद्दा ये है कि उनको बताया जाए कैसे चीजें कनेक्टेड है, कैसे उनकी जानकारी रखनी चाहिए और कैसे शेयर मार्केट वर्क होता है। तो जैसे कि ये अब पैसा एक हमारी स्टार्टअप कंपनी है, अभी बहुत अर्ली फेज में है। और ये एक फिनटेक स्टार्टअप है, जैसे दूसरी स्टार्टअप कंपनियां होती हैं। तो ये बिजनेस ही है, मतलब इसको कभी वो मतलब कोई चैरिटी हम कर रहे हैं, हम प्योर बिजनेस कर रहे हैं। और इसमें ढेर सारे सर्विसेज प्रोडक्ट्स फ्यूचर में आएंगे। और आप भी इसका पार्ट बनोगे, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके। तो रिमेम्बर रखिए इस कंपनी को, एक दिन आपको ये कंपनी का एक बड़ा नाम भी आपको सुनाई देगा मार्केट में। तो आप प्राउडली कह सकोगे, अरे आप प्राउडली, वॉइस क्लियर, वॉइस तो अच्छी है मतलब। तो प्राउडली आप कह सकोगे ये कंपनी को तो हम बहुत पहले जानते हैं। तो इट्स गुड फॉर अस। तो चलिए बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की। अब हम बात करते हैं तो दो सेगमेंट होते हैं। तो इस पे पर्टिकुलर मेजर स्टॉक एक्सचेंज में आने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक होते हैं
आईपीओ जब किसी कंपनी का हो जाता है तो वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। बिफोर आईपीओ का एक सेगमेंट होता है जिसको हम अनलिस्टेड शेयर करते हैं, उसको डिटेल में अभी कवर करेंगे। देखिए उसी में स्टार्टअप आती है। फॉर एग्जांपल आप पैसा जो कंपनी है, जो हमारी कंपनी है, ये अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये हमारी कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी है। तो ये कहीं पर इसके शेयर आपको अवेलेबल नहीं होंगे। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको जैसे स्टार्टअप में हम इन्वेस्ट करते हैं उस टाइप से इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब जब आईपीओ हो गया कंपनी, किसी कंपनी का वो लिस्ट हो गई, तो वो दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिसे बीएसई आप सुनते होंगे, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएसई कहते हैं। तो ज्यादा ओल्ड बीएसई है, मतलब काफी पुराना है। और मैं इसमें या तो किस साल पे ओपन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये समझिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज न्यू है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है। और और आपको कहाँ पर बाई करना चाहिए, तो कोशिश करिए कि जब भी कोई भी शेयर दोनों में अवेलेबल हो, कोशिश करिए कि आप एनएससी में बाई करिए, बीएससी में मत बाई करिए। बट ऐसा नहीं है कि आप एनएससी पे खरीद लिए तो बीएससी पे नहीं बेच सकते हो। कुछ टर्म एंड क्लॉज होते हैं, उसके आधार पे आप बेच सकते हो। बट 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 कोशिश करिए कि एनएससी में खरीदें तो एनएससी पे ही बेचिए। और 2025 में, पिछले साल 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट जापानी स्टॉक मार्केट को ओवरटेक करके चौथे नंबर पर पहुंच गया था। बिकॉज पिछले अक्टूबर से बहुत मार्केट नीचे गया है, तो हम फिर से फिफ्थ नंबर पर स्लिप हो गए हैं। और ये एक इमेज दिख रही है जहां पर आज के डेट पे सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो है $31 ट्रिलियन का। और दूसरा नस्डैक है, नस्डैक है $30 ट्रिलियन का। मतलब दोनों ही जो जो अमेरिका के हैं वो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट हैं। फिर तीसरे नंबर पे 7.2 पे चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर यूरोपियन, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि एनएससी की भी बात करते हैं, एनएससी दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर, तो एनएससी जो हमारा है वो फिफ्थ नंबर पे है। और सेवेंथ नंबर पे हमारा बीएससी है। और फिर हांगकांग है, फिर संघई है, फिर कनाडा है। अब अब आप मुझसे पूछोगे, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं अपने नेटवर्क से जानता हूँ, तो क्या इंडिया $5.7 ट्रिलियन से कभी $30 ट्रिलियन बिल्कुल पहुंचेगा अगले 15 से 20 साल में। 20 साल से 20 से 25 साल में आप देखोगे कि हमारा स्टॉक मार्केट आज से 5 गुना बड़ा होगा। यदि 5 गुना भी बड़ा होता है तो 6 मान लेते हैं ऑन एवरेज। तो ये सिंपल सा है कि 6 यदि मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 5 गुना तो $30 ट्रिलियन का होगा। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो एनएससी में जो इंडेक्स है, जहां पर मेजरली कंपनी टॉप 50 कंपनियां होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो वो 6 गुना बढ़ेंगी। टॉप जो टॉप 50 कंपनियां हैं, तो जो हमारी और आपकी कंपनी जो माइक्रो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो, वो कहाँ बढ़ेगा। तो प्लीज, यदि चाहे आप हमारे ग्रुप में रहो या ना रहो, चाहे हमारे पेड सर्विसेज में रहो ना रहो, कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी रहो, किसी के साथ भी रहो, लर्न करो। और शेयर मार्केट कभी छोड़ना मत। जो मैंने सीखा है, कभी छोड़ना मत। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना इसमें इन्वेस्ट करो। अपने आप साल भर के बचत से 10% इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उतना इन्वेस्ट करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट स्टे रहो, कनेक्टेड रहो, लर्न करते रहो। आपको एक दिन इतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा कि शायद आप अपनी जिंदगी में नहीं सोचोगे। तो क्लियर, दो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी। इन्हीं पे ही आपके शेयर लिस्ट होते हैं, जहां पर आपको बाई करनी होती है, जहां पर कोई कंपनी लिस्ट होती है। पहले जब एसएमई लिस्ट होती है, बहुत बार वो बीएससी पे कर देती है, एनएससी पे अवेलेबल नहीं होती है। जब हम एसएमई कहते तो नहीं भैया, एनएससी में है नहीं, बीएससी तो बीएससी में भी बाई कर सकते हो, कोई वो नहीं, कोई टेंशन नहीं है। फिर आता है कि अब मुद्दा है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज तो हो गया। अब जब आप कोई शेयर खरीदते हो, कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो, कोई भी ईटीएफ खरीदते हो, कोई भी सिक्योरिटीज खरीदते हो, तो ये रिस्की है क्या? मतलब क्या आप कोई शेयर खरीद लिए और अपना डीमैट अकाउंट बहुत दिन एक्सेस नहीं किए, कल अचानक आपने खोना तो पता चला पूरा चोरी हो गया, अरे पूरा तो गायब हो गया, आपका लाखों का करोड़ों का माल जो पड़ा था आपके म्यूचुअल फंड पे सब गायब हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई खरीद और परचेज करते हो मार्केट में, तो गवर्नमेंट की ही दो संस्थाएं हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल। फुल फॉर्म पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं मेन मुद्दे पे जाता हूँ कि क्या है। तो सीडीएसएल एक डिपोजिटरी है। जब भी कोई सिक्योरिटी आप खरीदते हो तो उसका डिजिटल सर्टिफिकेट सीडीएसएल पे स्टोर होगा या तो एनएसडीएल पे। सीडीएसएल बीएससी से रिलेटेड है, एनएसडीएल
एनएससी से रिलेटेड है। तो अंतर क्या है, एक बड़ा अंतर है, सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जहां पर आपको आपको पता है 60% से ज्यादा जितने भी डीमैट अकाउंट हैं वो आज के डेट पे 60 से 70, मैं कह सकता हूँ 70% से ज्यादा जितने भी डीमैट अकाउंट इंडिया में है उनकी डिजिटल सिक्योरिटीज, मतलब जो आप शेयर खरीदते हो उसका डिजिटल सर्टिफिकेट सीडीएसएल में स्टोर होता है। तो अभी सीडीएसएल आज के डेट पे देखें तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कि लास्ट, देख लेते हैं क्विकली। 1760 पे चल रहा है। 1760 पे चल रहा है। तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे, ये एक मोनोपोली शेयर है, यदि यदि इसमें आप इन्वेस्ट करते हो नेक्स्ट 5 ईयर के प्लान के लिए मैं बात करता हूँ, क्योंकि रोज आप शेयर में देखोगे तो नेवर वर्क लाइक दिस। तो यदि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप इसमें नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि स्प्लिट और बोनस को देखते हुए कम से कम ये 4 से 5 गुना आपको रिटर्न देना चाहिए, जिस तरह से हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है। इवन वट एवर, मतलब यदि थोड़ा बहुत क्रैश भी आता है, साइड वाइज भी रहता है, फिर भी ये 5 गुना आपको देगा। तो ऐसे शेयर में क्या कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ज्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि ये मोनोपोली है, मोनोपोली शेयर है जहां पर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट में होल्डिंग जो है बहुत अधिक है। अब वो जैसे बताया ना कि एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है, एनएसडीएल का आईपीओ प्लान हो रहा है, तो बहुत लोग आप में से होंगे जो अनलिस्टेड शेयर लेके, अनलिस्टेड शेयर की एक अलग अलग कहानी है, किसी दिन मैं डिटेल से कवर करूंगा कि कहाँ से बाई करते हो, क्या रिस्क होता है, क्या रिवार्ड होता है। बट ये समझ लीजिए कि एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी का नाम है, और सीडीएसएल का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो कि बीएसई से लिंक है। ठीक है। अब अब दूसरे मुद्दे पे जाते हैं। डिमैट अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो डिमैट अकाउंट का नंबर जो होता है 16 डिजिट होता है सीडीएसएल में, और 14 करेक्टर का होता है एनएसडीएल पे। तो यदि आप ग्रो में हो तो आपका सीडीएसएल से लिंक है, इवन आपका एंजल वन भी सीडीएसएल से लिंक है। अब आज के डेट पे देखें तो कितने डिमैट अकाउंट एफिलिएटेड, 2023 तक लेटेस्ट डाटा नहीं है मेरे पास, तो 3.4 करोड़ एनएसडीएल पे है, और 10 करोड़ से ऊपर आज के डेट पे देखें तो सीडीएसएल पे, मतलब आज के डेट में देखें तो मोली में भी पॉसिबल है 14 से 15 करोड़ डिमेट अकाउंट लिंक होंगे सीडीएसएल से। अब ये क्या है कि समझ लीजिए कि जब भी कोई आप चीज खरीदते हो तब भी उसका डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ स्टोर होता है, जब कोई बेचते हो तो वहां से हट भी जाता है, क्योंकि आप बेच चुके होते हो, रिलीज कर देते हैं। तो कभी भी चिंता मत करिए, किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म का यूज करिए। जब आप कोई सिक्योरिटी खरीद लेते हो तो गवर्नमेंट की संस्थाएं जो होती हैं, सीडीएस हैं, वहीं पर स्टोर होता है, तो कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। अब चलते हैं डिपॉजिटरी पार्टनर। अब डिपॉजिटरी पार्टनर क्या है कि ये एक तरह से कह सकते हो कि उनके पार्टनर होते हैं, जहां आप, क्योंकि सीडीएस एंड एलएसडीएल पे आप कोई शेयर बाई खरीद खरीद सकते नहीं हो, वहां पर सिर्फ आपका ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट स्टोर होते हैं। तो भाई खरीद और बाई कहाँ कर सकते हो, तो सीडीएस है एनएसडीएल ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनाए हैं मार्केट में, जो भी कोई भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो मतलब एलिस भी हो सकता है, राइट हो जाता है। अब पैसा भी मैंने नाम डाल दिया, क्योंकि फ्यूचर में वी आर वर्किंग ऑन दैट वन, और हम काम कर रहे हैं, तो कल को हमारा भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म होगा। अब अप स्टॉक हो जाएगा और ग्रो हो जाएगा, जीरोधा हो गया, धन हो गया, शून्य हो गया, सब यहाँ पर एंजल वन। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, मतलब यहीं पर आप कोई भी शेयर का खरीद और बेच सकते हो। लेकिन जब उसका सब खरीद लेते हो तो उसका डिजिटल सर्टिफिकेट सीडीएस या एनएसडीएल में ही स्टोर होता है, इनके पास कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पर चैलेंज क्या होता है, तो आप बोलोगे कि क्या होगा कि यदि एंजल वन कल को बैंक करप्ट हो जाए, एंजल वन अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दे, तो मेरा क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ जो भी आप अपने डिमैट अकाउंट में देते हो खरीदने के बाद, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है एपीआई के थ्रू, एक डिस्प्ले है कि कौन से शेयर आपके अकाउंट में कितने बढ़ घट रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं है आपका डाटा, जितनी भी स्टोरेज है वो सीधे सीडीएसएल एनएसडीएल के अंदर है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चैलेंज गवर्नमेंट एक समय फेस कर रही थी कि बहुत बार हमारे और आपके जैसे लोग ढेर सारा पैसा यहाँ पर रख देते थे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो कभी कभी ये ब्रोकर प्लेटफॉर्म बंद हो जाते तो वो पैसा फंस जाता था।
देखिए अभी इधर आप देख रहे हो हर 3 महीने में सेटलमेंट होता है, तो आपका जितना भी कैश लिक्विड इनके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा होता है वो आपके अकाउंट में रिवर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम से भी ने इम्प्लीमेंट किया है नया फीचर। पहले ऐसे नहीं था, आज से साल 2 साल पहले। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ग्रो में यदि मैंने खरीद लिया है तो कल मैं चाहूँ धन में अपना पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। बहुत बार कुछ एप्लीकेशन तो ऑलरेडी एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहां पर आप रिक्वेस्ट कर दोगे तो आप मूव कर जाओगे। बट यदि कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, फिर आपका पोर्टफोलियो मूव कर जाएगा दूसरे में। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछते रहिए, लिखते रहिएगा, जिससे मैं क्लियर कर पाऊँ। तो आपको समझदारी आना चाहिए कि शेयर मार्केट में कोई रिस्क इन द रिस्क मतलब कोई फ्रॉड नहीं हो सकता आपके साथ। रिस्क तो है, रिस्क इन द सेंस कि जैसे पिछले अक्टूबर से मार्केट गिरा है तो बहुत अच्छे शेयर भी 40 50 60% नीचे आ गए हैं, ये रिस्क है। बट अगर इन कोई फ्रॉड कर सकता नहीं। यदि आपका डीमैट अकाउंट है तो वो आपके ही आधार और पैन कार्ड से लिंक रहेगा। करवी के टाइम फ्रॉड हुआ था, हाँ करवी के टाइम फ्रॉड हुआ था, तो इसीलिए तो सेबी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सेबी पिछले साल 20 ब्रोकर प्लेटफॉर्म को शट डाउन की है, और इस समय जो नए ब्रोकर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं उनके लिए काफी चैलेंजिंग है ब्रोकर लाइसेंस लेना। मतलब जो उनके गाइडलाइंस है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत चैलेंजिंग है। तो बहुत चीज वो पहले से जो चेकलिस्ट थी बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो सब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यदि मेडिकल इमरजेंसी तो प्लीज जाइए, फैमिली इज फर्स्ट। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वर्क कैसे करते हैं? तो आप कौन कौन से लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं? कोई बैंक हो सकता है, बैंक की सिक्योरिटी जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईसीआई सिक्योरिटी। फॉरेन बैंक्स होते हैं वो भी, वो यदि वो एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड है सेबी में तो वर्क वर्क कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजिल वन, ये सब भी कर सकते हैं। और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस सेंटर्स भी कर सकते हैं, जो एनबीएफसी जो होते हैं, जैसे मान लो पेटीएम जैसे हैं, वो भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, इवन क्रिएट भी कर सकता है। और इन्वेस्टर कौन से हैं? इन्वेस्टर आप और हम जैसे लोग इन्वेस्टर हो गए। तो ये लोग कोई भी अपना प्लेटफॉर्म का लाइसेंस ले सकते हैं। तो एज ए ब्रोकर ले सकते हो। डिफरेंट टाइप का सेगमेंट्स है, उस पर नहीं जाते डिटेल में कि कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, कैसे लेते हैं। यदि आपको बहुत किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं पर्सनल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मीनिंग क्या है कि जैसे आप इन्वेस्टर हो, मैं आप इन्वेस्टर हैं, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, धन हो गए, और आपने उनको एक फीस बहुत बार पर ऑर्डर होती है, पर ट्रांजेक्शन होती है, और उसमें फीस देते हैं, तो उनको अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जहां पर बाय और सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और उस फी जो आपसे फी लेते हैं वो एक छोटा सा अमाउंट वो सीडीएस या एनएसडीएल को देते हैं। इसीलिए कहते हैं सीडीएस या एनएसडीएल में यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये बहुत सिक्योर है फ्यूचर वाइज, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर डिमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो जब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आप ले लिए, मान लीजिए ग्रो और जीरोधा, दो में ग्रो ही ले लेते, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो अब उसमें कैसे ऑपरेट होता है? तो जब कोई भी आप ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको दो अकाउंट क्रिएट करने होते हैं। एक अकाउंट होता है डिमैट अकाउंट। डिमैट अकाउंट जहां पर आप सिक्योरिटी, जहां पर शेयर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और या तो कमोडिटी जहां खरीदते हो बेचते हो, कि वो और फिर यहाँ पर बेचने के बाद सीडीएसएल में स्टार होता है। और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप पूछते जाओ, मैं अभी देख के बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको कवर करूँ तो फिर आपका हर क्वेश्चन जवाब दूंगा, नहीं होगा तो फिर स्लाइड्स में बैक करके मैं आऊंगा। तो डिमैट अकाउंट क्या होता है? सेफ्टी होती है, इजी फॉर ट्रांसफर, स्टोरेज ऑफ सिक्योरिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो बात करते हैं ना, तो वो सीडीएसएल प्रोवाइड करता है और एचडीएल प्रोवाइड करता है। इसमें आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए बहुत बार जब आप ब्रोकर प्लेटफॉर्म करते हैं टाइम लगता है ये नंबर जनरेट होने में। बहुत बार क्विकली हो जाता है, बहुत बार टाइम लगता है, वेरिफिकेशन होता है आपकी चीजों का। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर बाई सेल ट्रांजेक्शन करते हो, जहां पर रियल टाइम एग्जीक्यूशन होता है, जो आपके आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होता है, बैंक अकाउंट से, जिसको सेविंग अकाउंट कह सकते हो, जहां पर आपका आधार एंड पैन जो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में लगेगा वही आधार और पैन आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। आप याद रखिए कि अम, कोई भी बिजनेस अकाउंट से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो अनटिल आप बिजनेस बिजनेस
ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ना खेला गया हो। तो आप सोचो, आप करेंट अकाउंट को लिंक कर दोगे तो नहीं लिंक होगा, आपको सेविंग अकाउंट से ही लिंक करना होता है। अब व्हेन यू बाई ऑर्डर, व्हाट व्हाट हैपन, तो अब अपने बैंक से आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, फंड्स उठा के 1 लाख 2 लाख 10 लाख डाल दिया। फिर आप यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, और वो एक्सचेंज से बात किया कि हाँ ये अवेलेबल है सेल के लिए, आपने परचेज कर लिया, कंफर्म ट्रेड ट्रेड हो गई। और जैसे ही वो कंफर्म ट्रेड हो गया, उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो सीधे आपके डीमैट अकाउंट पे आएगा, और उसका डिजिटल सर्टिफिकेट आपके सीडीएसएल में चला जाएगा। तो बहुत सिंपल भाषा में यहाँ फ्लो डायग्राम से उसने दिखाया है। और यदि कुछ समझ लीजिए, मतलब कुछ सब कुछ नेचुरली हो रहा होता है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा है, लेकिन ये सब विद इन सेकेंड परफॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि हर चीज एपीआई के थ्रू हो रही होती है। अब वो लिस्टेड अनलिस्टेड की बात करते हैं। तो लिस्टेड कंपनियां से इंडिया में देखे होंगे कि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई, एयरटेल, इंफोसिस, ये लिस्टेड है। मतलब ये स्टॉक मार्केट में आईपीओ करके लिस्ट हो चुके हैं मेन बोर्ड में, और लंबे समय से लोगों का पैसा कई गुना बना चुके हैं। और फिर दूसरा अनलिस्टेड, जो कंपनियां अभी भी आईपीओ करके लिस्ट नहीं हुई है, वह कौन सी सबसे अच्छी कंपनियां। तो यदि मेरे पास तो अनलिस्टेड में एनएससी का शेयर है, और एनएसडीएल का है, और एक दो जीरोधा का भी मेरे पास है, एक दो का और है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो मैं एज ए स्टार्टअप इन्वेस्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैं उनके अनलिस्टेड शेयर लिए। अनलिस्टेड शेयर के चैलेंजेस क्या होते हैं, वो मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। बहुत चैलेंजेस है, बहुत सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ होता है। तो आपको बहुत कंफर्मेशन चाहिए प्लेटफॉर्म का वाइज, और आपको देखना है कि सही जगह से ले रहे हो कि नहीं। जैसे एक जोहो कंपनी है, फ्यूचर में वो भी अपनी लिस्टिंग करेगी, क्या बहुत वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है जोहो। और जीरोधा, मतलब ऐसी कंपनी में कौन नहीं मतलब अपना शेयर लेना चाहेगा, जिनका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है आने वाले टाइम पे। तो जो भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, आईपीओ करके लिस्ट नहीं हो पाई हैं, उनको अनलिस्टेड शेयर में आते हैं। जैसे मैं स्टार्टअप पे पैसा लगाता हूँ, तो वो अनलिस्टेड शेयर हो गए, जो भी मेरे पास उनके शेयर्स हैं। और जो आईपीओ करके लिस्ट हो गई हैं, उनको लिस्टेड कंपनियां कहती हैं। मेन बोर्ड एसएमई किस में लिस्ट हुई है, वो अलग बात है। अब अभी तक चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, कार्बी में फ्रॉड हुआ था, फाइनेंशियल फ्रॉड था। तो उसके बाद उनके साथ सेबी ने बहुत, सेबी बहुत टाइट है, आप देखते हो वो लगातार किसी न किसी के ऊपर एक्शन लेता जाता है। फिर ओके, कोई बात नहीं, आपने ध्यान रखिए। सुनिए सर जी, किसी भी शेयर का प्राइस इस टाइम हाई या लो है, कैसे निकालते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हो। पहले तो मैं मेरा नाम सुने नहीं, मेरा शिव सागर सिंह नाम है, शिव कह सकते हो आप। तो अब हाई लो की बात करते हैं। मुझे लग रहा है जो आप बात कर रहे हो यहाँ पर, बात कर रहे हो कि फेयर वैल्यू की, कि किसी का प्राइस सही है कि नहीं। तो सो सो मेनी इंफॉर्मेशन होती हैं। देखो, यदि वॉरेन बफेट का आप नाम सुने होंगे, मैं उनका काफी अच्छा फॉलोवर हूँ, पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ उनकी चीजों को, और अच्छे से डिटेल से अध्ययन भी करता हूँ। नहीं नहीं, सीडीएसएल हमेशा था अर्पित, बट अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत हाई हैं। कि मेन मुद्दा होता था कि लोगों का पैसा उसमें पड़ा रह जाता था, और बहुत बार वो ब्लॉक हो जाता था, और वो पैसा ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर लेता था क्लोजिंग के समय, वो हवा हटा दिया गया है। फिर आते हैं कि हाई और लो कैसे होते हैं। देखिए, यदि आप वॉरेन बफेट का नाम सुने, थोड़ा सर्च करें गूगल पे और चीजों पे, तो उनकी कंपनी किसी शेयर की फेयर वैल्यू निकालती थी कि ये हाई पे है, कि फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड है, किस पोजीशन पे, क्या ओवर वैल्यूड है, वो डिस्काउंटेड फ्लो से निकालती थी। तो आप चाहो तो डिस्काउंटेड फ्लो खुद सीख सकते हो, यदि नहीं आता तो मुझे आता है। मैं किसी दिन किसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्काउंटेड फ्लो उनके थ्रू मैं किसी कंपनी की हाई है लो है कैसे निकालते हैं वो दिखा देंगे आपको। फिर एक चीज जो हम अपनी फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं आप पैसा में, वो डिस्काउंटेड फ्लो का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हम उसके मैनेजमेंट के गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऑर्डर बुक के आधार के उसके फॉरवर्ड पी निकालते हैं, उसके आधार पर उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं साल की, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, इस बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। तो
कई चीज भी है कि मार्केट से सेंटीमेंट्स क्या है, सेक्टर सेंटीमेंट्स क्या है, और उस शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है क्या वो शेयर अचीव किया नहीं, ये सब बीच कैलकुलेट करते हैं। कि मान लीजिए कोई मैनेजमेंट कहता है कि 1,000 करोड़ का हम सेल्स करेंगे, तो हम उस क्वार्टर पे देखते हैं, तो उस ईयरली पे देते हैं, तो पर्टिकुलर उस क्वार्टर पे देखते हैं कि जो उन्होंने का गाइडेंस था वो कितने परसेंट कवर हुआ। यदि 80% प्रीवियस ईयर्स में कन्वर्ट हुआ है, तो वो भले इस बार 2,000 करोड़ का वादा कर रहे हैं ना, कि हमारे दिमाग में क्लियर है कि मैनेजमेंट का अचीवमेंट 80% ही है पास्ट में, हम उससे ज्यादा उसको टारगेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ यदि मैं अलाउ कर पाऊँ आप लोगों को। चलो यदि देखिए, आप ट्राई करके देखो, क्या अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, कोई भी एक अनम्यूट करके देखिए। ओके, आते जी अनम्यूट कर दो। तो ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, अनम्यूट का मैंने दे दिया है ऑप्शन, पूछ लीजिए। तो यदि कोई क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्टेप पे चले, मतलब थोड़ा सा कवर कर देते हैं। जैसे जैसे लगे कि भैया ने भी जस्ट बेसिक ही कवर किया है, और आगे चीज नहीं, थोड़ा और आगे कवर करते हैं। मतलब ये मैं सोचा कि मतलब डिटेल्स में आगे भी कवर कर देंगे, मतलब यदि किसी को अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे भी कवर करेंगे। फिर एक बहुत हाइपोथेसिस है कि भैया मल्टीबैगर शेयर क्या होते हैं। तो एक चीज तो जो मैंने अपने लाइफ में देखी है कि मोस्ट ऑफ द लोग मार्केट में वो है, जब कोई शेयर अच्छा परफॉर्म कर दे जाता है तो उसके बाद बोलते हैं कि अरे ये देखो, ये शेयर हमने बताया था और ऐसे किया नहीं, वो बकवास है, वो बहुत खराब है। शेयर को आज पकड़ना जो कल को कई गुना आपको रिटर्न दे, वो है जादू, मैजिक कह सकते हो। अब वो जादू मैजिक कब हो सकता है, जब आपको स्ट्रांग फंड एनालिसिस करने आती हो। तो स्ट्रांग एनालिसिस मतलब जब कोई शेयर अच्छा करेगा कि नहीं, तीन चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, कि वो कंपनी किस सेक्टर में है, क्या उसका अगला 5 से 10 साल आप आपके कंट्री के अंदर इम्पैक्ट है, वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट का कितना रुझान है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। दूसरा, कि वो कंपनी का मैनेजमेंट का है, बिना मैनेजमेंट के कोई शेयर परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि अंत में उनको रिजल्ट देना होता है, मैनेजमेंट ही रिजल्ट ड्रिवन करता है। तीसरा, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दिया है उसको अचीव कर रहे हैं। चौथा, वो हर क्वार्टरली में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और फिर इनके साथ साथ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वह ये सब कुछ होने के बावजूद भी यदि शेयर ओवर वैल्यूड है तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनाएगा बहुत बड़ा। तो आपको अंडर वैल्यूड शेयर और जो पहले चार कंडीशन बनाई है वो फिल होनी चाहिए, तभी आपको मल्टी बैगर शेयर मिलते हैं। तो फंडामेंटली स्टॉक्स शेयर, मतलब फंडामेंटली स्टॉक है वो आपको ऑलरेडी हमने अपने ग्रुप में मतलब सालों से पढ़ा रहे हैं कि आरओई आरओसी हाई होनी चाहिए, लेट्स से 20 के ऊपर होनी चाहिए, कोई डिप नहीं होना चाहिए, हाई ओपीएम। वो हाई ओपीएम का मतलब हर हर क्वार्टरली में उनका ओपीएम बढ़ना चाहिए, लो वैल्यूएशन पे होनी चाहिए, उनकी फेयर वैल्यू जो निकाली जाए रेंज में वो उससे अंडर वैल्यूड होना चाहिए, तो फेयर वैल्यू रेंज में होना चाहिए। यदि वो ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है, तो आपका पैसा, बहुत बार होता है ना कि भाई ये बहुत अच्छा शेयर है, हमने खरीद लिया है और उसके बाद से नुकसान है। ऐसे बहुत लोग मेरे पास, आज भी एक मैं फोन किया था, पुणे के एक हमारे हैं, तो उनसे बात हुई, तो मैं बहुत भारी पैसा लगा दिया एक शेयर में, और वो ऑल टाइम हाई पे लगा दिया है, अभी काफी नुकसान है। तो चाहे हम हो चाहे कोई, यदि आप ऑल टाइम हाई पे लगाएंगे फिर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो आपका रिटर्न नहीं होता, बहुत बार स्टक हो जाते हो आप। तो इसीलिए आपका पूरा पैसा कभी भी एक दो शेयर में मत लगाइए। जैसे मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, हम हमेशा दिमाग रखिए कि यदि 10 लाख का पोर्टफोलियो तो कम से कम 10 शेयर होने चाहिए। और किसी भी
किसी भी पर्टिकुलर शेयर में 10% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि बहुत प्यारा शेयर है, बहुत अंडर वैल्यूड है, अच्छे फ्यूचरिस्टिक है, तो उसमें 15% मैक्स। रिस्किंग नहीं करेंगे तो आपका पैसा जाना तय है। और हाई डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड है या तो बैंक्स हैं या तो LIC जैसे हैं, इनको हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, DIAS बोलते हैं। IFI जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो उनका भी पार्टिसिपेटर अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या है कि क्या आप बोलोगे कि क्या हम कौन सा ऐसा शेयर ढूंढें जिसमें DIA FIS के पहले हमारी एंट्री हो जाए, तब इनकी एंट्री हो? तो आप वो तभी कर पाओ जब बहुत हाई लेवल के एनालिसिस करते हो। जैसे हमने कई शेयर अपने ग्रुप में बताए थे, इवन जो हम कह सकते हैं जो बुल्स है मार्केट में, उनसे पहले हमारी एंट्री हुई है, और बुल्स हमारे बाद में आए हैं, तो वो शेयर बहुत अच्छा रिटर्न भी दिए हैं। ये एक क्राइटेरिया है, छोटा सा, तो अपने दिमाग में रखिए। मतलब फाइनेंशियल पैरामीटर पेग रेशियो 10 दिन होना चाहिए। मतलब पेग रेशियो ही भी आपको एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रेटर देन 50% लास्ट 3 ईयर्स, मतलब ये क्लाज आप लगा सकते हो कि ये है तो अच्छा शेयर माना जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1:2 में होना चाहिए, 1-2 में ऊपर नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली जितना डेप्ट होना चाहिए उतना उनके पास रिजर्व होना चाहिए। यदि रिजर्व उस लेवल का है तो कंपनी बहुत सॉलिड है। और प्रमोटर की ऑनरशिप 50% इसमें लिखा है, लेकिन पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ 70% से ऊपर होनी चाहिए प्रमोटर की, क्योंकि 70% के ऊपर होने का मतलब 70% शेयर लॉक्ड है और सिर्फ 30% फ्लोटिंग है, तो वहां पर आपको हाई वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी। आपका वो शेयर बहुत मेच्योर स्थिति में रहता है और अच्छा ग्रोथ करता है। हाँ, यदि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को आने के लिए प्रमोटर अपना पैसा दे रहा है कपेक्स बढ़ाने के लिए, अपना शेयर डाउन कर रहा है, तो इट्स ओके। बट यदि वो पर्सनल लग्जरी लाइफ के लिए वो अपना प्लेस्ड कर रहा है तो अपना शेयर डाइल्यूट कर रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो कहाँ पर गुड है कहाँ पर बैड है, वो एक क्राइटेरिया होता है कि प्रमोटर जब अपनी शेयर बेचते हैं तो क्या इम्पैक्ट है। तो दोनों क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट समझना। प्लेस्ड शेयर मतलब जब ये लोन धर के लिक्विड होता है, जनरली ये इंफ्रा कंपनियों में होता है या तो EMS कंपनियों में होता है, जहां पर ये हावी मात्रा में उनको फंड जरूरत होती है कैपेक्स बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए और इक्विपमेंट लेने के लिए, वहां पर प्लेज करते हैं। तो वहां पर बहुत प्लेज कोई कंपनी अपने शेयर बैंक्स में करती है तो ये गुड साइन नहीं है, मतलब ये निगेटिव न्यूज मानी जाती है। बट किस सिनेरियो में वो प्लेज किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि सिनेरियो आपको क्लियर है, उसके पीछे मैथमेटिक्स और डिटेल इंफॉर्मेशन क्लियर है, तो इट्स गुड। बट यदि वो क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किल है। मतलब मार्केट में कोई भी चीज पूरी ब्लैक है ना तो वाइट है, आपको बिटवीन द लाइन समझ में आना चाहिए। इसीलिए पहले 2-3 साल बहुत टफ होते हैं किसी के लिए। जैसे जैसे हो सकता है बहुत बोले कि 1 साल में मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैं दूसरे को एडवाइस कर सकता हूँ, ऐसा आप देख सकते हो मार्केट में बहुत लोग करते हैं। बट बहुत कम टाइम होता है, 1 साल में आपको पता ही नहीं लगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। कहीं टिप्स लेके बोल सकते हो बट आप समझ नहीं पाओगे। मतलब वो हकीकत है, मतलब टिप्स से कुछ नहीं होता है, बहुत आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। इनफैक्ट मैं पर्सनल जो हम मैं पर्सनल जो किसी शेयर की फेयर वैल्यू निकालता हूँ या तो किसी शेयर को एडवाइस करने के लिए सोचते हैं, तो बहुत बार मैं उनको मैनेजमेंट को लिंक लिंक में पर्सनल फोन करके ईमेल करके भी पूछते हैं क्या आपसे बात हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज क्लियरिटी नहीं होती है तो हम उस कंपनी से भी पूछने की कोशिश करते हैं अपने नेटवर्क के बाद भी। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि कोई शेयर पिकअप करो और बता दो कि इसको खरीद लो ना, इट्स नेवर वर्क लाइक दिस शेयर मार्केट में। यदि आप ऐसा करते हो तो ब्लाइंडली ही जुआ ही खेलते हो। यदि कोई बता दिया कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है, ये होने वाला है, ऐसे कभी नहीं चलता। कोई भी ये करके पैसा नहीं कमाया है, चाहे चाहे विजय केदिया हो, चाहे आशीष कचौलिया हो, चाहे डॉली खन्ना हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो और दमानिया जी हो, कोई भी हो, कोई भी ये करके तो पैसा नहीं कमाया। जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, अंडरस्टैंड किया है, अपना नेटवर्क क्रिएट किया है और सही कंपनियों पे सही जगह इन्वेस्ट किया है। एक इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आती है कि इनसाइडर न्यूज जिसे ट्रेड करते हैं, कि किसी शेयर का रिजल्ट आने के पहले ही
हाँ, मार्केट की एक पूरी साइकिल देखनी पड़ेगी। एक आपको मतलब आपका क्रैश देखना पड़ेगा, एक साइड वाइज देखना पड़ेगा, एक बुलिश देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो पिछले 1.5 साल से यदि मार्केट में हो, 1.5 2 साल से, तो उन्होंने पूरा देख भी लिया है। यदि 2 साल से हैं तो पक्का देख लें, क्योंकि 2 साल से है तो इसका मतलब 24 में जो अप्रैल से जो एक रैली शुरू हुई थी, अप्रैल मई जून जुलाई और इवन अगस्त में, तो वहां पर भयंकर एक रैली हुई थी जहां पर रेलवे स्टॉक्स बूम पे थे, डिफेंस बूम पे, सभी सेक्टर, मतलब हमारे भी, मतलब अगस्त में बनाया हुआ पोर्टफोलियो सितंबर में ही, नहीं, सितंबर में बनाया हुआ पोर्टफोलियो अक्टूबर में ही 23% अप हो गया था एक महीने के अंदर। तो पहला पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था उसी समय। और और इधर देख लीजिए, पिछले अक्टूबर से उसके बाद जो मार्केट क्रैश हुआ, फिर दिसंबर में फिर से मार्केट रिबाउंड हुआ, लेकिन जनवरी से फिर क्रैश होना शुरू हो गया। लेकिन बट इधर 3 मंथ देखो, अप्रैल मई जून, इट्स वेरी गुड फॉर मार्केट। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो युद्ध हो रहे हैं तो उसके आधार पे हुआ, लेकिन ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म किया है। तो थोड़ा टाइम देना है, मतलब यहाँ पर आप आए हो, किसी के साथ भी जुड़े रहो, आप हमारे साथ रहो या ना रहो वो आपकी प्रॉब्लम है। और रहते तो अच्छा है, नहीं रहते तो किसी के साथ भी रहो, लेकिन छोड़िएगा मत, मार्केट में स्टे रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, लर्न करते रहिए, टिप्स में मत फोकस करिए। चाहे मेरी टिप्स हो का किसी की टिप्स हो, जब तक आप अपना नॉलेज दिमाग नहीं बढ़ाओगे आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आएगा, कोई आपके पोर्टफोलियो में शेयर 10 20 30% नीचे जाएगा, तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। बट यदि आपका नॉलेज सॉलिड है, आपकी एनालिसिस सॉलिड है, तो आपको डर नहीं लगेगा, वही शेयर आपको बहुत बड़ा पैसा बना के जाएगा। अब एक बहुत डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिलीजिंग करते हैं बहुत लोग, आप हर बार हम, हम निफ्टी का साथ है। निफ्टी में क्या देखिए, मतलब यदि निफ्टी को क्यों इतना ऊपर गया, मतलब आपको मैं देख लेता हूँ भाई पूरा क्वेश्चन, वेरी मैसेज चैट। तो रियज भाई आपका पूछ रहे हैं, भैया निफ्टी ऊपर भाग जा रहा है, लेकिन कुछ अपने स्टॉक दम दम से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या सम जैसे। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देखिए निफ्टी का और हमारा आपके स्टॉक से जरूरी नहीं है कि लिंक हो। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां हैं जो बिगेस्ट कंपनियां का होती हैं, निफ्टी 50 में वो इंटीग्रेटेड है। और निफ्टी का इतना ऊपर जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आरबीआई का रेपो रेट कट करना, और जितने भी बैंकिंग शेयर है सब ऑल टाइम हाई पे हैं, मोस्टली ऑल टाइम हाई पे हैं। तो उसका बहुत बड़ा बैंकिंग कंपनियों का निफ्टी में बहुत हाई कंट्रीब्यूशन है, एचडीएफसी आईसीआई जैसे बैंकों का। उसकी वजह से आपको निफ्टी में एक रैली दिखे। और बैंक निफ्टी तो अपना ऑल टाइम हाई ले चुका है आज के डेट पे, इतना मतलब कभी नहीं था। लेकिन निफ्टी अभी भी अपना ऑल टाइम हाई लेने के लिए लगभग 1000 पॉइंट के नीचे, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम ले भी लेगा। बट ये कि, और जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं माइक्रो स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप मार्केट तो अभी 4 से 5% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। और यदि वो 4 से 5% ऑल टाइम हाई को अपना कवर करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 15% ग्रोथ होगी। मतलब 5% यदि स्मॉल कैप आगे जाती है तो आपका पोर्टफोलियो 15% जाएगा। इसी प्रोपोर्शनेट पे गिरते भी हैं, यदि वो 5% स्मॉल कैप नीचे आएगी तो आपका पोर्टफोलियो 15% नीचे जाएगा। दैट्स हाउ इट्स वर्क। क्योंकि वहां पर भी जो टॉप सिलेक्टेड शेयर होते हैं वहां उतना करेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो जहां पर हमारे शेयर क्या है कि आपके रिस्क एपेटाइट पे हैं, जहां पर हाई परसेंटाइल में आपका ज्यादा पैसा बनता है। तो अब यदि कोई शेयर है और यदि वो नीचे है, यदि उसका रिजल्ट नहीं आया तो थोड़े दिन उसका मतलब स्टक रहेगा। क्योंकि सबसे पहले कौन मार्केट, जब मार्केट थोड़ा रिबाउंड करता है, बुलिश होता, चलते कौन है, जो शेयर अच्छे फंडामेंटल वाले हैं, अच्छे रिजल्ट वाले हैं। जब ये ओवर प्राइस हो जाते हैं, ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, तो फिर दूसरे सेक्शन में कौन आते हैं कि अच्छे फंडामेंटल शेयर, इनके थोड़ा रिजल्ट फ्लैट आए हैं या तो उतने एक्सपेक्टेशन के नहीं आए, तो वो चलते हैं। फिर तीसरे सेक्शन में क्या होते हैं, अच्छे फंडामेंटल बुरे रिजल्ट वाले। तो अभी जो आपके शेयर जैसे मान लीजिए सीओ होगा, ओबीपीआरपीएल और इंडोटेक कर रहे हैं, तो ये अच्छे फंडामेंटल हैं, अच्छा भविष्य है, लेकिन इनका रिजल्ट फ्लैट है। तो अभी इनका आएगा टर्न, थोड़ा सा अब रुकना पड़ेगा। नेस्टेक भी ऑल टाइम हाई के पास है, उसका भी इफेक्ट है। नहीं, नेस्टेक से, हाँ थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट मतलब अभी जो सिचुएशन थी उसका असर है। नेस्टेक ऑल टाइम हाई पे है। इवन आप कहो कि इजराइल का जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है। इवन पाकिस्तान का भी ऑल टाइम हाई पे ही है। बट इंडिया के स्टॉक मार्केट बहुत रिबाउंड किया है। और आप देखोगे बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। हो सकता है कि यदि आपके पोर्टफोलियो में 15 से है तो 15 परफॉर्म नहीं करेंगे, कभी होता नहीं ना। तो
हम मेरे पोर्टफोलियो में कर सकता है, ना राकेश झुनझुनवाला जी कर सकता है, ना विजय केरिया के। 15 में यदि आप मान लीजिए कि आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो, 15 शेयर है, और यदि आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर भी परफॉर्म करते हैं तो दो चीज होगी। यदि 5 नहीं परफॉर्म भी करते हैं जो एक्सपेक्टेशन के आधार पे, तो आपको यदि 10 परफॉर्म करते हैं तो आपका पैसा भी डबल होगा, मतलब यदि अच्छे रेशियो में परफॉर्म करते हैं। अब प्लस आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे परसेंटेज के साथ आगे ग्रो करेगा। हाँ, ये है कि एक मोमेंट ये हो सकता है कि हमें शेयर से, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर से हमें शादी नहीं करना है। हमें 1 या 2 क्वार्टर ही देखते हैं किसी कंपनी को कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक क्वार्टर खराब रिजल्ट आए तो इट्स ओके, क्योंकि मार्केट है, बहुत बार चीजें अपने हिसाब से करनेस का दिसंबर का रिजल्ट बहुत खराब आया, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा रिजल्ट आएगा, बाद में वो भी 45-50% नीचे चला गया, लेकिन उसका मार्च का रिजल्ट बहुत फंटास्टिक आया, उसके बाद उसने 35 से 40% अप हो गया। 35 से 40% इटली, 40% ही अबाउट ऑफ हो गया रिजल्ट आने के बाद भी। तो अब 1 क्वार्टर में कोई रिजल्ट खराब देता तो ओके, बस 2 क्वार्टर खराब देता है और विदाउट आपको रीजन नहीं समझ में आता एनालिसिस के दौरान, तो फिर वो डिजास्टर, फिर वहां से आपको हो सकता है लास्ट भी बुक करना पड़े मूव आने के लिए, क्योंकि मार्केट में हमें किसी भी शेयर से शादी नहीं करना इमोशनली, हमको फैक्ट पे रहना है कि शेयर अच्छा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिजल्ट ड्रिवेन होना चाहिए, और फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। पर यदि रिजल्ट नहीं ड्रिवेन करेगा, मैनेजमेंट चाहे जितना अच्छा हो, तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो 10 लाख के पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से आपका मतलब 10 से ऊपर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 12 से 15 हो सकते हैं। यदि इससे ज्यादा आपने शेयर रखा है तो आप सच में नुकसान में ही जाओगे। मतलब हो सकता है आपका एक शेयर 80%, 100% भी बढ़ जाएगा आपको, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। तो हमेशा सिलेक्टेड शेयर रखिए, मल्टीपल सेक्टर के रखिए, एक शेयर में एलोकेशन 10 से 15% से ऊपर कभी नहीं करना, इवन सुपर हीरा आपको मिल जाए, क्योंकि डिरिस्किंग इज द की शेयर मार्केट में टिकने की, आगे बने रहने की, और आपका खून नहीं चुसवाने की, मतलब हार्ट बीट की प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। और वैसे भी आप शेयर मार्केट में हो तो दिल इतना आपका मजबूत हो जाए कि हार्ट अटैक नहीं होगा। वन 10% से ऊपर नहीं, मैक्सिमम 15%, 10% से ऊपर नहीं रखना, 15% कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो के अंदर 15 लाख तो और 20% इन एसएमई। यदि 15 लाख के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है, जनरली मैं 10 लाख में भी एक एसएमई रखता हूँ जो मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। बट यदि आप अपने से कर रहे हो, 15 लाख के ऊपर पोर्टफोलियो है, तो 20% से ऊपर एसएमई माइक्रो कैप में कभी पैसा मत रखिए। और ये रिस्क एपेटाइट जब आपका 8 से 10 के बीच में हो तब की बात मैं कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो किस सेक्टर से कवर करना चाहिए? नहीं, सभी कवर करना चाहिए। रेलवे कवर लीजिए, डिफेंस कवर लीजिए, ईएमएस कवर कर लीजिए, रिन्यूएबल कवर कर लीजिए, एआई मशीन लर्निंग कवर कर लीजिए, ट्रांसफार्मा कवर कर लीजिए, जितनी भी इवन वाटर प्योरीफाइंग में है उस पे कंपनियों में कर लीजिए, क्योंकि सभी, सबसे मेन चीज है कि आपको ये समझ में आना चाहिए ये सेक्टर जो है क्या फ्यूचरिस्टिक है, क्या इस सेक्टर में अगले किस सीएजार से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देयर इज नो मैजिक इन द शेयर मार्केट। जितना आप पढ़ते हो, जितना डेप्थ इन स्टडी करते हो, उतना आप स्मार्ट बनते जाते हो, आपको डर लगना कम बन जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि और बहुत से रिटेलर अपने डीमैट में उसी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो वो तो जो 100-200 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रिटेलर रखे हैं, तो वो तो राकेश झुनझुनवाला से ऊपर है ना। राकेश, जो लेट राकेश झुनझुनवाला है उनसे भी ऊपर है, अब उनसे मैं क्या ही कहूँ। जो राकेश जी अपने पोर्टफोलियो में 200-300 कंपनी में नहीं रखते हैं, तो यदि वो रखे हैं तो वो उनसे भी ऊपर। मैंने राकेश जी से क्या, मैं तो कहूँ वॉरेन बफेट से भी ऊपर है वो लोग, महान लोग हैं। इनफैक्ट एक एक करके 1 लाख रुपए रखिए और एक 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 दो दो शेयर करके पूरे 5,000 शेयर क्यों नहीं रखते हैं, मतलब आपसे बेस्टी तो बनना ही है। 5,000 शेयर रखिए मार्केट के, 5,000 मैंने कुछ बस छोड़िए कभी भी, सब रख लीजिए। ठीक है, वो मजाक की बात अलग है, प्लीज ऐसे मत करिए, क्योंकि यदि आप ये करते हो तो आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा नीचे जाएगा। एक महान भाव, नाम तो नहीं ले सकता हूँ, इट्स नॉट गुड। एक महान भाव थे, उनका 94-95 हजार का पोर्टफोलियो था, 57 शेयर थे। मुझे बोले कि भैया इसमें क्या कर दीजिए कि मुझे तो अकाउंट से हटाना है। भाई, तुम ऐड करते समय तुम नहीं सोचो तो मैं कैसे 1 लाख के पोर्टफोलियो में 57 शेयर को मैं रेक्टिफाई करूं, कहाँ से रेक्टिफाई करूं? सिंपल सा है कि जो आपको शेयर सही लग रहे हैं फंडामेंटली उनको चेक करो, और जो यूजलेस शेयर है उनको हटा दो, और जो अच्छे शेयर है उनको कीप कर लो।
तो ऐसे मत करो, 1 लाख के पोर्टफोलियो में 50 शेयर मत रखो, बड़ी डेंजरस है भाई ये सब मत करो, नहीं तो आप मतलब रोने वाली स्थिति बना दोगे अपनी भी और जिससे आप कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही, म्यूचुअल फंड के मैनेजर भी तो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देखो यार, कितना सही है, बहुत सही है, मैं खुद करता हूँ, मेरी खुद की 1 लाख की SIP जाती है, तो सही तो है ही है, नहीं होती तो मेरे इतना नॉलेज होने के बावजूद भी मैं म्यूचुअल फंड क्यों कर रहा होता। तो यदि कोई बोले म्यूचुअल फंड गलत है तो गलत नहीं है। इनफैक्ट डिरिस्किंग की जब बात आती है, जैसे शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो में डिरिस्किंग हो, तो इस तरह अपना मनी का भी डिरिस्किंग करना चाहिए। कहीं पर मेरा दिमाग लगा के मुझे इन्वेस्ट करना है, कहीं पर मुझे स्मार्ट आदमी का दिमाग का यूज करके वहां इन्वेस्ट करना है। अब स्टॉक मार्केट, अब हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि आपको खुद ही स्टार्टअप आती है तो क्यों नहीं? क्योंकि भाई यदि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर जोन पे बहुत कंपनी आगे बढ़ेंगी, मैं वहां पर अपनी कंपनी नहीं बना पा रहा हूँ, अब मुझे बेटर पर्सन मिल गए जो मेरे पैसे को ज्यादा बना सकते, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। सेम थिंग म्यूचुअल फंड में कि यदि असेट मैनेजर जिसे कहते हैं, यदि असेट मैनेजर बहुत जीता है, हिंदी में बोलो बहुत अच्छा है, स्मार्ट बंदा है, अच्छी पढ़ाई किया, अच्छा ग्रोथ दिया है पिछले 5-7 साल में, और ट्रैक रिकॉर्ड उसका शानदार कहता है, तो मैं क्यों नहीं लगाना चाहूंगा? तो बिल्कुल। और रिस्क तो है ही है मार्केट में, जो आप शेयर में पैसा लगाते हो वो रिस्क है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो रिस्क तो है ही है। इवन आप गोल्ड में पैसा लगाते हो, आज गोल्ड अभी 1 लाख के ऊपर चल रहा था, अभी 1 लाख से नीचे आ गया, तो वहां पर भी तो घट गया, तो रिस्क उसमें भी है। कुछ भी ऐसी चीजें, आप प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेते हो और समहाउ कुछ मार्केट में स्लो डाउन आता है, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 80 लाख में हो जाती है आप जब बेचने लिए मार्केट में जाते हो, तो वहां पर भी रिस्क है। हो सकता है कि आपको 10 साल वेट करना पड़े, 15 साल वेट करना पड़े उसको डबल होने के लिए, हो सकता है कभी डबल न भी ना हो डिफरेंट सिचुएशन की वजह से। तो वो है, म्यूचुअल फंड का सीएजआर मिनिमम कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड का सीएजआर से इम्पोर्टेंट है कि वो किस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका एसेट मैनेजर कितना है। यदि वो प्रीवियस ईयर्स में बुरा परफॉर्म किया तो नहीं, यदि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, मुझे लगता है कि यदि 25 से 30%, 35% रिटर्न दे रहा है, अच्छा एसेट मैनेजर है। सबसे सिंपल है, आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में रिसर्च करो कि वो पिछले 3 साल में कौन कितना रिटर्न दिया है, और क्या लिक्विडेशन है, कौन उसका एसेट मैनेजर है, किस किस कंपनियों में पैसा लगाया था, वो कंपनियां कैसे ग्रोथ की हैं, अभी कहाँ पर पैसा लगा रहा है, किस सेक्टर में पैसा लगा रहा है, और उनकी पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। यदि ये सब स्टडी नहीं करते हो तो आप काइंड ऑफ राम भरोसे ही पैसा दे रहे हो म्यूचुअल फंड वाले को कि प्लीज ले लो, अब मेरे पैसे को अच्छा बना दो। बट यदि आपको ये पता है कि मैं निप्पॉन का स्मॉल कैप लिया हूँ, और निप्पॉन का स्मॉल कैप इन इन कंपनियों में पैसा लगा के रखा है, तो आप उन कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट पे रख लो, या तो एक एक शेयर भी ऐड कर लो, जैसे 200-300 लोग शेयर ऐड कर लेते हैं, एक एक शेयर भी ऐड कर लो, तो आपका उनका परफॉर्मेंस भी एक एक न्यूट्रल डिमैट अकाउंट बना लो और उनके शेयर ले लो, आपको दिखाई देगा कि ये कैसे ही ग्रो कर रहा है हकीकत में। हाँ रविंद्र जी, यदि 18 से 20% है, मुझे लगता है 20% थोड़ा सा कम है, मतलब बट यदि 25 से 30% के बीच में है तो कुछ मतलब। बट आप कौन से लिए हैं मुझे बताएंगे तो मैं शायद उसका डिटेल एनालिसिस करके बता दूंगा आपको। बट प्लीज लगाइए, यदि आपको स्टॉक स्टॉक में पैसा लगाने पे आपका कन्विक्शन नहीं आ रहा कि मुझे कैसे, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कभी रिजल्ट अच्छा है बुरा है, तो ठीक है, चिंता मत करिए। आप आपको मैं अभी अपने लर्निंग वाले ग्रुप में मैंने कुछ म्यूचुअल फंड बताए हैं कि आपका कहाँ पैसा एलोकेट होना चाहिए, प्लीज यूज करिए। बहुत एनालिसिस करके मैंने बताया है, हाँ, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि मैंने जस्ट डाल दिया। मैं कभी भी जस्ट चीजें मैं अब पैसा में नहीं डाली जाती कॉपी पेस्ट करके, हमेशा उसके बारे में यदि हम कहीं से इंफॉर्मेशन भी लिए हैं तो उसकी डिटेल में अध्ययन करते हैं, समझदारी बढ़ाते हैं, डिटेल में जाते हैं कि हाँ ये क्या है कहने जा रहे हैं। क्योंकि देखो दूसरे के लिए मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग आपके साथ आपके पैसे के साथ क्या करते हैं, लेकिन मेरी टीम का और मेरा बहुत क्लियर है कि हम लोग बिल्कुल फोकस्ड हैं। हम यदि मेरा और मेरी टीम को देखें तो हमें अपने पैसे से ज्यादा जो हमारे साथ लगाते हैं उनके पैसे की चिंता होती है, और हम आज नहीं जिंदगी भर ये केयरफुल रहेंगे। इसीलिए बहुत बार आप में से बहुत बार होंगे जो मुझे बोले कि मुझे ऑप्शन ग्रुप में आपके साथ आना है। जब मैं उनसे बात किया, उनकी सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लगी कि नहीं यार ये इनकी रिस्क एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं है, कल को लॉस कर सकते हैं, तो बहुत चैलेंजिंग है।
तो मैं बिल्कुल नहीं उनको लिया, इवन वो मुझसे नाराज हो गए। तो ये भी कई बार हमसे लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो हम उनकी नाराजगी भी सहने के लिए तैयार हैं, बट हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, एज ए जैसे हम टीचर हैं, हम चाहते हैं कि किसी कोई हमारे साथ ग्रो करे, तो कभी कभी हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, यही है मतलब। हमारा ये है कि नहीं, यदि हमको लगता है कि स्टूडेंट है और उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में वो आना चाहता है और उसका खुद की कमाई नहीं है, तो हम नहीं लाने देते। हमें लगता है कि नहीं, उसको सीखना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले, और जब कमाए खुद के पैसे से या सेविंग हो, तब उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मोतीलाल स्मॉल कैप अच्छा है। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास लिस्टिंग तो मैंने बनाया था। मोतीलाल उतना अच्छा नहीं है। मोतीलाल का मैं तो कहूंगा कि आपको ईटीएफ लेना चाहिए, मतलब बेटर है। मतलब ईटीएफ 100 बहुत अच्छा है मोतीलाल का। निफ्टी 100 ईटीएफ, निफ्टी 500 और निफ्टी ईटीएफ आप ले सकते हो। यदि म्यूचुअल फंड पे मुझे अभी बोलोगे तो मैं तो रिकमेंड करूंगा पफास का फ्लेक्सी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। दैट्स अमेजिंग फॉर मी, मतलब जो मेरी रिसर्च कहती है। तो चार्जेस तो होंगे, क्योंकि मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम पैसा में आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चार्जेस लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बहुत चार्जेस होती है, बात सही है, क्योंकि झूठ नहीं, मैंने भी डाला था कि म्यूचुअल फंड में किस प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं। और ये सिर्फ हम वरीड नहीं है, एट द सेम टाइम सेबी भी वरीड है कि जिस हिसाब से उनकी कंपनियां ग्रो करती हैं, जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से वो अपने अपने इन्वेस्टर को पैसा नहीं देते। बट ये भी एक तरह सोचिए कि आपके पैसे को कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा दिमाग लगा रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो चार्जेस तो थोड़ा लेंगे।